हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द न्यू चैप्टर एंड इट इज़ अ चैप्टर ऑफ क्लास 9th बायोलॉजी सेक्शन का ये चैप्टर है और यह फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस। ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फूड रिसोर्सेस फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्या क्या फूड रिसोर्सेस हैं हमारे और उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इसमें हम देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट अदर जो पोल्ट्री देखेंगे इसमें हम। ठीक है, तो ये सभी फूड है, फूड के रिसोर्सेस हैं, एनिमल फूड एंड प्लांट फूड के रिसोर्सेस हैं। तो इसमें हम किन किन तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स हैं जिनके के द्वारा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है, यह हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सबसे पहले फूड हम देखें, फूड क्या है। फूड एक ऑर्गेनिक मैटर है और फूड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। फूड इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन है हमारा फूड। फूड की ज़रूरत हमें क्यों क्यों पड़ती है। ठीक है, फूड की ज़रूरत हमें पड़ती है एनर्जी के लिए, ठीक है, क्योंकि फूड जो भी हम खाते हैं वह हमारे लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन में यूज़ किया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी फ्यूल और उससे जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उससे ही हमारे सारे फंक्शंस बॉडीली जो है वो प्रॉपरली हो पाते हैं। तो सबसे पहला सोर्स है एनर्जी के लिए फूड ज़रूरी है। दूसरा जो है ग्रोथ। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, तो नई सेल्स का सिंथेसिस, ग्रोथ नहीं होगी। यदि नई सिंथेसिस नहीं होगी, एक बच्चे से एक एडल्ट कैसे बनेगा, फूड के बिना नहीं हो सकता क्योंकि ग्रोथ के लिए सिंथेसिस होना ज़रूरी है न्यू सेल्स की और यह प्रोटीन के बिना नहीं संभव है और यह कार्बोहाइड्रेट के बिना संभव नहीं है। ठीक है, साथ ही सबसे पहला हमने देखा एनर्जी चाहिए बॉडीली फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो प्रोवाइड होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के बाद। ठीक है, दूसरा ग्रोथ। उसके बाद हम देखते हैं रिपेयर एंड रीजनरेशन। यदि कोई डैमेज हो जाता है हमारे स्किन में तो हम देखते हैं कि बहुत जल्दी हील हो जाती है। ठीक है, हमारा जो बॉडी पार्ट्स है बहुत जल्दी हील होने की प्रॉपर्टी है उसमें। तो यह जो रिपेयर है यह प्रोटीन के बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए फूड, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या है, फूड है। ठीक है, तो रिपेयर एंड रीजनरेशन के लिए चाहिए हमें फूड। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रोटीन एंड फैट्स रीजनरेशन में भी, रिपेयर रीजनरेशन में फैट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, दैट मीन्स डिजीज के प्रति इम्यूनिटी होती है और हमारी बॉडी में यदि कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो हमारे पास ऐसी बॉडी में ऐसी शक्ति है हमारी बॉडी में कि हम उनसे फाइट कर सकते हैं। तो यह जो रेजिस्टेंस है फॉर डिसीजेस या इम्यूनिटी से कह सकते हैं, वह भी हमें फूड से मिलती है। वाइटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स ये सभी हमें प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। तो यह इम्यूनिटी के लिए हमें
फूड लेना जरूरी है। ठीक है, तो फूड एक ऑर्गेनिक मैटर है जिसकी ज़रूरत हमें बॉडी में डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए लगती है, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड रेजिस्टेंस एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो फूड यदि हम नहीं लेंगे तो हमारे बॉडीली फंक्शन मेंटेन नहीं होगा, स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा, तो उसके लिए हमें फूड की बहुत ज़रूरी है। हमारा फूड मेनली कंसिस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट एंड मिनरल्स। मिनरल सॉल्ट्स रहते हैं बहुत सारे हमारे फूड में। ठीक है, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो हमारे फूड में ये सभी कंटेंट्स होते हैं एंड दीज ऑल कंटेंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अवर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड टू मेंटेन अवर बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस प्रकार फूड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए, और इसीलिए हमारे फूड रिसोर्सेज जो हैं हमें जानना ज़रूरी है और उनका इम्प्रूवमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, इट कम्स टू सेकंड प्लेस। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर में लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है, और अराउंड 1.40 बिलियन पीपल जो है हमारे देश में रहते हैं, और यह जो पॉपुलेशन है अराउंड 1.343 बिलियन हो जाएगी 2020 तक। ठीक है, तो इतने लोगों को फीड करना क्या आसान है? क्योंकि इतने लोगों को यदि फीड करना है, ठीक है, खाना मिले, वी हैव टू एंश्योर दैट all the people, all the population should get the food। ठीक है, और इसके लिए हमारे जो सारे फूड रिसोर्सेस हैं हमें उनमें इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई 2020 तक यदि इतनी और गेन हो जाएगी पॉपुलेशन में तो उसे फूड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ऑक्यूपाई है, वहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है, वहाँ पे खेती की जा रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो लैंड है उसी में ही हमें इतना ग्रेन जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इतने लोग और उन्हें खाना मिल सके। ठीक है, इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, हमें समझना ज़रूरी है कि कैसे हम अपने फूड रिसोर्सेस में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा फूड रिसोर्सेज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी तक डिफरेंट फूड रिसोर्सेज में कुछ ऐसे रिवॉल्यूशंस हुए हैं जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा। ठीक है, इसमें से कुछ रिवॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहला है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसी टेक्निक्स का जो है उपयोग किया गया जिससे कल्टीवेशंस जो है ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा और उसको कहा गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। और यह रिवॉल्यूशन की वजह से ग्रेन्स जो है उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ, उनमें इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इसके अलावा था ब्लू रिवॉल्यूशन, जिसके तहत ऐसी टेक्निक्स अपनाई गई जिससे कि फिश प्रोडक्शन जो है वह बहुत इम्प्रूव हुआ, फिश प्रोडक्शन बढ़ा, उसे कहा गया ब्लू रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी टेक्निक्स, मेथड्स यूज की गई जिससे कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वह कई गुना बढ़ा और इसे कहा गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, ऐसे जो प्लांट्स है उन्हें ज़्यादा उगाया गया जिनसे कि तेल, ऑयल जो है वह मिलता है, तो उससे ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा और उसे कहा गया येलो रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब अपकमिंग जो रिवॉल्यूशन है जो कि
गोल्डन रिवॉल्यूशन कह रहे हैं और यह गोल्डन रिवॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। ठीक है, तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस के लिए गोल्डन रिवॉल्यूशन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है आने वाले सालों में। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिफरेंट रिवॉल्यूशन है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंट क्रॉप्स। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं अब। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में 70% लोग खेती करते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारा जो लैंड है वो खेती में यूज़ किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग किसान हैं और वह उनकी जो जीविका है वह खेती पर ही चलती है। दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस फार्मिंग एंड अदर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर देयर फूड। ठीक है, क्योंकि हमारे जो भोजन का बहुत सारा हिस्सा है वो सीरियल्स होता है और ये जो सीरियल्स है यह ऑफ कोर्स विलेजर्स ही जो खेती करते हैं, फार्मर्स ही उगाते हैं। ठीक है, तो क्रॉप्स जो है डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे क्रॉप को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं जो कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स कौन कौन सी है इंडिया में, स्पेशली सीरियल्स। सबसे पहली जो है वो है सीरियल्स या ग्रेन्स। ग्रेन्स हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट और सीरियल्स की अच्छी बात यह होती है कि उनमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है और उन्हें ज़्यादा समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। तो कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, क्योंकि वाटर कंटेंट इनमें बहुत कम होता है। अब मेन सीरियल्स क्रॉप कौन कौन सी है? एक है व्हीट, मेज, राइस, राय, ठीक है, ओट्स, बार्ले। ठीक है, ये डिफरेंट, सोरगम, ये डिफरेंट ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि सीरियल्स बनाती हैं। ठीक है, तो व्हीट जो कि बहुत कॉमनली कंज्यूम किया जाता है, मेज, राइस। आपने देखा होगा कि राइस का कंजप्शन कितना है। ओवरऑल इंडिया सभी राइस कंज्यूम करते हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में राइस का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओट्स, राय, बार्ले। बार्ले इज द ओल्डेस्ट क्रॉप। बार्ले जो है ओल्डेस्ट क्रॉप है और जो अर्ली जो ह्यूमन थे उनके द्वारा बार्ले की क्रॉप्स की जाती थी, तो ओल्डेस्ट क्रॉप कहा जाता है बार्ले को। सोरगम इज अनदर सीरियल, काइंड ऑफ सीरियल। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी सीरियल्स हैं। सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हाई होता है और हम सीरियल्स रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, तो सीरियल्स क्रॉप है। उसके अलावा पल्स क्रॉप, पल्सेस मीन्स दालें। तो दालों की क्रॉप्स होती हैं पल्सेस की, जैसे कि ग्राम, चना दाल, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल, ठीक है, लेंटिल, मसूर, ठीक है, पिजन पी। पिजन पी जो है अरहर की दाल या तुअर दाल को कहा जाता है। ठीक है, चिकपी, चिकपी की भी काफी खेती की जाती है। तो ये जो है यह सभी दालें हैं, इनकी क्रॉप इंडिया में की जाती है। इसके अलावा स्पाइसेस, पल्सेस आर बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं यह। उसके अलावा ऑयल यील्डिंग क्रॉप होती है हमारे इंडिया में। ऑयल यील्डिंग क्रॉप ऐसी क्रॉप जिससे कि तेल निकाला जाता हो, तिलहन भी कहा जाता है हिंदी में। तो ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स जो है वो कौन कौन सी हैं? ग्राउंड नट, कॉटन। ठीक है, कॉटन के जो सीड्स होते हैं उससे ऑयल निकाला जाता है। सनफ्लावर, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, मस्टर्ड, ठीक है। तो यह जो है फ्लैक्सीड,
फ्लैक्सीड से भी जो है अलसी कहा जाता है, अलसी का तेल जो है यूज किया जाता है, लिंसीड। ठीक है, तो ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं जिनका कि ऑयल के लिए इनकी खेती की जाती है। इनके जो सीड्स हैं उनसे ऑयल प्राप्त होता है और ऑयल इनसे प्राप्त किया जाता है। तो ग्राउंडनट और सनफ्लावर, सोयाबीन, मस्टर्ड ऑयल, ये जो है कॉमन कुकिंग ऑयल के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ इंडिया में बहुत यूज किया जाता है। जबकि एक और है कोकोनट, कोकोनट भी ऑयल यील्डिंग है, ऑयल निकाला जाता है कोकोनट से। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो है उनसे ऑयल निकाला जाता है, जैसे आलमंड, आलमंड से भी ऑयल प्राप्त किया जाता है। तो इन सब से ऑयल मिलता है और यह ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स है और दे प्रोवाइड फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स प्रोवाइड करते हैं ये, और हमारे लिए कुकिंग ऑयल हम इन क्रॉप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स के अलावा स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस जो है फ्लेवर प्रोवाइड करती है, टेस्ट एंड फ्लेवर प्रोवाइड करती है एंड अरोमा प्रोवाइड करती हैं हमारे फूड को, एंड दे आर सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और स्पाइसेस क्रॉप्स जो है वो हमारी कौन सी हैं? जिंजर, गार्लिक, अनियन, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, ठीक है, सिनेमन, ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं। फैनल, क्यूमिन। ठीक है, तो जिंजर, गार्लिक, अनियन, क्लोव्स मीन्स लौंग, ब्लैक पेपर काली मिर्च, सिनेमन मीन्स द cinnamon, I don't know the right Hindi word for it, cinnamon, fennel, fennel is soft, cumin, cumin is seed। ठीक है, तो इस प्रकार ये डिफरेंट क्रॉप्स जो है स्पाइसेस की होती हैं एंड इनकी क्रॉप की जाती है क्योंकि यह स्पाइसेस भी हमारे लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और हम उनका फूड में बहुत उपयोग करते हैं। स्पाइसेस ऑफ इंडिया आर वर्ल्ड फेमस होते हैं और दे आर सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ्रूट क्रॉप्स की जाती हैं। फ्रूट जो है हमें पता है बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट्स के जो है ज़्यादातर फार्म्स होते हैं, क्रॉप्स की बजाय फार्म्स उनके होते हैं। और फ्रूट्स जो है स्पाइसेस के साथ जो फ्रूट हैं दे आर सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, और सम शुगर ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द फ्रूट। ठीक, स्पाइसेस के अलावा जो है फोडर क्रॉप की जाती है। फोडर क्रॉप क्या होती है? बारसीम, ग्रासेस, ओट्स, ये फोडर क्रॉप होती है। फोडर मीन्स जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काऊ, गोट एंड बफेलोज, इनके लिए इनको भी फूड देना ज़रूरी होता है और इनके फूड के लिए भी प्रॉपर क्रॉप की जाती है जैसे कि बारसीम, डिफरेंट ग्रासेस, ओट्स। ठीक है, तो ये सब जो है फोडर क्रॉप कहलाती हैं जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स के फूड के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो यह डिफरेंट क्रॉप्स हमने पढ़ी कि कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो इंडिया में की जाती हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा फाइबर क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, जैसे कॉटन एंड जूट फाइबर प्रोवाइड करते हैं ये, और इनका जो है हमारी डिफरेंट चीज़ें बनाने में इनका इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपको पता ही है कि कॉटन से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, जूट से बहुत सारे दूसरे जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये फाइबर यील्डिंग क्रॉप्स हैं जिनसे कि फाइबर हमें मिलता है। ठीक है, इस प्रकार फाइबर के अलावा बिवरेजेस क्रॉप क्या होती है? तो टी एंड कॉफ़ी, ऑल्दो इनका न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम है, न्यूट्रिशन हमें इनसे नहीं मिलता, लेकिन ये स्टिमुलेटिंग होती हैं और इसलिए टी और कॉफ़ी का प्रोडक्शन भी काफ़ी होता है इंडिया में। ठीक है, तो टी एंड कॉफ़ी आर बेवरेजेस क्रॉप एंड न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ वेरी लो बट दे आर स्टिमुलेटिंग एंड रिफ्रेशिंग, सो
उनकी क्रॉप इंडिया में की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार डिफरेंट क्रॉप्स हमने पढ़ी। कौन कौन सी क्रॉप्स इंडिया में की जाती है? सीरियल्स, पल्सेस, ठीक है, ऑयल यील्डिंग, देन बेवरेजेस, फाइबर एंड स्पाइसेस। ठीक है, तो इस प्रकार दीज आर द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। नाउ वी विल सी क्रॉप सीजन। कौन कौन से क्रॉप सीजन होते हैं वो हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे क्रॉप सीजन्स। ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सीजन्स जो है लगते हैं, उनके डिफरेंट फोटो पीरियड्स होते हैं। फोटो पीरियड्स मतलब उनका तय होता है कि कितनी सनलाइट जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ जो क्रॉप्स हैं वो पर्टिकुलर वेदर में ही होती है, पर्टिकुलर टाइम में ही होती हैं। यदि किसी और टाइम में उसे लगाया जाए तो वो नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्रॉप सीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी थिंक अबाउट द क्रॉप प्रोडक्शन। यदि हमें कोई भी खेती करनी है, ठीक है, तो हमें जानना जरूरी है कि वह कौन से वेदर में अच्छे से होती है। ऑल्दो कई वैरायटी आ रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो गया है कि कुछ वैरायटीज जो हैं वो सभी वेदर में हो सकती हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। अदरवाइज नेचुरली सभी जो क्रॉप्स होती है उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्रॉप सीजन। ठीक है, तो ऑल क्रॉप्स के लिए स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर होती हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि यदि हम देखें अर्थ में तो सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग जगह पर अलग अलग क्लाइमेट्स रहते हैं, और इसीलिए कुछ क्रॉप्स जो है वो पर्टिकुलर उसी एरिया में हो सकती है, यदि कहीं और उसे किया जाए तो वो नहीं होती, क्योंकि सभी क्रॉप को एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन जरूरी होती है, स्पेसिफिक फोटो पीरियड्स उनके लिए जरूरी होता है, और स्पेसिफिक सॉइल उनके लिए जरूरी होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि पर्टिकुलर सॉइल में ही कुछ जो प्लांट्स हैं वो होते हैं। ठीक है, तो जब हम क्रॉप पढ़ते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि हर क्रॉप के लिए स्पेसिफिक क्लाइमेट, स्पेसिफिक फोटो पीरियड एंड स्पेसिफिक सॉइल इज इम्पॉर्टेंट। क्रॉप सीजन्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है खरीफ और एक होता है राबी। रबी सीजन, ठीक है, खरीफ सीजन को विंटर क्रॉप भी कहा जाता है और रबी सीजन को समर क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, खरीफ क्रॉप उन्हें कहा जाता है जो रेनी सीजन में होती है, जून से लेकर अक्टूबर तक जो होती हैं उन्हें कहा जाता है खरीफ। ठीक है, जबकि नवंबर से लेकर मई तक जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें कहा जाता है राबी सीजन। ठीक है, नवंबर से लेकर मई या अप्रैल तक जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें रबी की क्रॉप कहा जाता है, रबी फसल कहा जाता है। तो खरीफ फसल में या खरीफ क्रॉप्स में जो भी क्रॉप्स आएंगी वो कौन सी होंगी? उन्हें रेनी सीजन में वो आती हैं, जैसे कि पैडी मीन्स जो राइस की क्रॉप होती है वह। ठीक है, अरहर, तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, ये सभी क्रॉप्स खरीफ कहलाती हैं। कॉटन, मेज, ठीक है, दे ऑल कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप। ठीक है, उसके बाद रबी की क्रॉप जो है वो समर क्रॉप कहलाती है, जो कि नवंबर से मई के बीच में ही यह हो सकती है। ठीक है, तो वीट, चना, ठीक है, पीज, ठीक है, ये सभी जो क्रॉप है ये समर क्रॉप कहलाती है और रबी के सीजन में ही होती हैं। ठीक है, यहां पर खरीफ में सोयाबीन भी, ठीक है, एंड mustard and linseed are also comes in। ठीक है, तो ये इस प्रकार से खरीफ और राबी दो सीजन होते हैं फसल करने के लिए, और
खरीफ की फसल जून से अक्टूबर के बीच में रेनी सीजन में क्या होती है, या विंटर क्रॉप भी इसे कहते हैं, ठीक है। और विंटर क्रॉप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो यील्ड होती है तो इन्हें हम विंटर में प्राप्त करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो इनका क्रॉप का कल्टीवेशन का पीरियड है वह तो रेनी वेदर में हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब हमें वो मिलेंगी तो वो कब मिलेगी हमें, विंटर में, क्योंकि वो अक्टूबर तक वो फसल कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट ग्रो हो जाएगी और अक्टूबर के बाद हमें वो मिल जाएगी, इसलिए हम उसे विंटर क्रॉप कहते हैं। जबकि रबी की फसल जो है वो ठंड के मौसम में वो बढ़ती है, लेकिन वो हमें मिलती है समर में, इसलिए इसे समर क्रॉप कहा जाता है, ठीक है, फाइन। तो क्योंकि वी विल गेट देम इनटू द समर, सो दे आर कॉल्ड एज समर क्रॉप्स, ठीक। तो इस प्रकार दो प्रकार का सीजन होता है क्रॉप्स के लिए, वो हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे क्रॉप में इंप्रूवमेंट किस किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, ठीक है, कैसे हम अपनी फसलों में कल्टीवेशन को, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, वह अब हम देखेंगे। तो सबसे पहला, जब भी हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं अपने क्रॉप्स की, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले जो है वो है चॉइस ऑफ सीड, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले हमें देखना जरूरी है कि हम जो भी क्रॉप्स कर रहे हैं उसके लिए जो हम सीड ले रहे हैं क्या वो सही क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के हैं, और उसके बाद हमें देखना जरूरी है कि जो हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं वह कैसा है, ठीक है। इन दो बातों का ध्यान हमें रखना जरूरी है व्हेन वी थिंक ऑफ द क्रॉप यील्डिंग, ठीक है। 3 सिस्टम जो है वो बनाए गए हैं, 3 सिस्टम्स फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। अब वो क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए 3 सिस्टम बनाए गए हैं। सबसे पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, उसके बाद है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, एंड फिर है क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो जब हम क्रॉप इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो इन 3 सिस्टम्स को हमें पहले ध्यान में रखना पड़ता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रॉप की वैरायटी में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम देखेंगे कि कैसे सीड्स की चॉइस की जाती है, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिड के द्वारा जो है नई नई जो हाइब्रिड वैरायटी बनाई जा रही है उससे वैरायटी में इंप्रूव किया जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाई की जा रही हैं क्रॉप्स, तो उससे कैसे इंप्रूव किया जा रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोडक्शन में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो न्यूट्रिशन हम देखेंगे, मैन्योर हम देखेंगे, इरिगेशन हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्रोटेक्शन, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्रॉप्स को डिफरेंट क्लाइमेट्स की वजह से या कुछ भी जो वेदर चैलेंजेस होते हैं उसमें कैसे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यह तीनों सिस्टम्स जो हैं 1 बाय 1 हम देखेंगे इनटू द नेक्स्ट लेक्चर।